हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होने वाला है। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे तब भी आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज का जो सेशन होने वाला है फ्रेंड्स वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं 11 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। यह पुरस्कार समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। आरबीआई को महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ठीक है, अच्छा, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है भारतीय रिजर्व बैंक की? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अधिनियम कौन सा है? तो 1934। ठीक है ना। किस सन में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व की बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? ठीक है ना। तो यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा कौन सा समिति है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा शक्तिकांत जो है गवर्नर है फ्रेंड्स, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राव, टी रवि शंकर और स्वामीनाथन जे, ये 4 डिप्टी गवर्नर फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बता दिया 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। तो केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टी पद्मनाभन को फ्रेंड्स केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल का दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिवशंकरी को फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। महसा अमीनी को सखारो पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। महसा अमीनी कहाँ की हैं फ्रेंड्स? तो ये ईरान की हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लाउडिया गोल्डिन को फ्रेंड्स अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के जो जहाज को सेवा मुक्त किया गया है उसका नाम है संग्राम। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संग्राम को अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह जहाज जो है फ्रेंड्स वो 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PB नरसिम्हा राव द्वारा गोवा कमीशन में शामिल किया गया था। यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र यानी पश्चिम की परिचालन कमान के मुंबई तट पर स्थित था। इससे पहले 4 नवंबर को भारत तटरक्षक जहाज समर को कोच्चि से सेवा मुक्त किया गया था। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारतीय तटरक्षक बल की। तो भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना होती थी फ्रेंड्स, स्थापना हुई है शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में अगर मैं कोस्ट यानी भारतीय तटरक्षक बल के मैं महानिदेशक की बात करूं तो कौन है? तो राकेश पाल है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। चूँकि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी इसलिए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यह जो फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल है यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपको फ्रेंड्स BPSC में पूछा गया था, याद रखिएगा। रा का पूछा था, रा का आदर्श वाक्य क्या है?
तो रा का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, वही मैं पूछूं कि भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपके सामने लिखा है वयम रक्षामः। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वयम रक्षामः है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो महिला सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व अवकाश मिलेगा, यानी 180 दिनों का जो महिला अधिकारी को अवकाश मिलता था वहीं मातृत्व अवकाश मिलेगा भारतीय सैनिकों को भी, जो महिला हैं। ठीक है, स्वीडन की कंपनी साब ने पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण सूरत गुजरात से किया गया है। अमेरिका सेना द्वारा मिनूट मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है। ये वही MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान है फ्रेंड्स, जिससे पाकिस्तान के जो जेट थे उनको अभी हाल ही में खदेड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है हितेश मकवाना को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हितेश मकवाना को अभी हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हितेश मकवाना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। यह फ्रेंड्स तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगर मैं बात करूं भारत के महापर्यवेक्षक की फ्रेंड्स, तो भारत के महापर्यवेक्षक जो होते हैं ये सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं। सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो किसको बनाया गया है फ्रेंड्स? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, याद रखिएगा, हितेश मकवाना को बनाया गया है सर्वेक्षक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स हाल ही में हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोरंजन मिश्रा को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ को फ्रेंड्स अभी हाल ही में राडो की ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, राडो एक क्या है फ्रेंड्स? तो एक घड़ी का ब्रांड है। मुनीश कपूर को RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण सोबती को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी फ्रेंड्स कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को, ये भी याद रखना है। गुच्ची फैशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। अच्छा, उसके अलावा फ्रेंड्स अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर, याद रखिएगा, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शांति और विकास के क्षेत्र के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स शांति और विकास के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उनके विकास के बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, 2023 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है विज्ञान में विश्वास बनाना, इस बार की थीम है। और पहला, अगर मैं इस बात करूं कि पहला शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 10 नवंबर सन 2002 को, यानी इसकी शुरुआत ही 10 नवंबर 2002 को होती है। इसलिए प्रतिवर्ष 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब नवंबर माह में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक में की स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को भी हाल ही में फ्रेंड्स पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
7 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और 7 नवंबर को ही फ्रेंड्स शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है और 8 नवंबर को ही विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया गया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया फ्रेंड्स। 9 नवंबर याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को फ्रेंड्स उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के से अलग हुआ था, इसलिए 9 नवंबर को प्रतिवर्ष उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को ही फ्रेंड्स राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया गया है और 9 नवंबर के ही दिन विश्व उपयोगिता दिवस नवंबर के महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो है 9 नवंबर को ही पड़ा है फ्रेंड्स गुरुवार, इसलिए विश्व उपयोगिता दिवस भी इस बार 9 नवंबर को ही मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स इसको शुरुआत किया है झारखंड ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा फ्रेंड्स अभी हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, इसके पहले फ्रेंड्स अभी हाल ही में अबुआ आवास योजना, ठीक है ना, अबुआ आवास योजना भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए फ्रेंड्स अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, झारखंड में 30% वन क्षेत्र है और वहीं अन्य राज्यों में कम वन क्षेत्र है, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफ़ी आगे हैं। इसीलिए इसी तर्ज पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्रेंड्स अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है। ठीक है, जिसके तहत झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है झारखंड की। तो झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और यहाँ पे विधानसभा की 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तभी हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। अभी मैंने आपको बताया, सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अभी हाल ही में अनावरण किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बात आती है फ्रेंड्स शुभंकर की। तो देखिए महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? जूही। अभी फ्रेंड्स हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल यानी 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल समाप्त हुआ है, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर था मोगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या था? मोगा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, कभी हाल ही में जो चौथा एशियन गेम्स समाप्त हुआ, पैरा एशियन गेम्स समाप्त हुआ है, इसका जो शुभंकर क्या था? तो फेई फी पक्षी। याद रखिएगा, फेई फी पक्षी था। ठीक है, और 19वें नंबर का जो राष्ट्रीय गेम समाप्त हुआ है फ्रेंड्स, 19वें नंबर का राष्ट्रीय नहीं एशियन गेम्स अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर था चेन कांग लियान। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि शुभंकर से भी आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता है। अगला है फ्रेंड्स, झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी के दर्जे को मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है अभी हाल ही में। झारखंड राज्य प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 15 नवंबर अभी मैंने बताया फ्रेंड्स 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया? फ्रेंड्स तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है, याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात आती है डॉल्फिन की। तो डॉल्फिन को सन 2009 में, ठीक है ना, सन 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को। अभी हाल ही में फ्रेंड्स डॉल्फिन को जो अभी राजकीय जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। इसे फ्रेंड्स 2023-24 के दौरान 8.313 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। इसमें जो केंद्र की भागीदारी होगी फ्रेंड्स वो कितनी होगी? 60% होगी। ठीक है, वहीं शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नीलगिरी तहर को बचाने के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार को द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य का जो राज्य पशु है वो नीलगिरी तहर है, ये भी आपको याद रखना है। नीलगिरी तहर मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है फ्रेंड्स, ठीक है ना। पहली बात तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरुआत किया है तमिलनाडु ने। इसका उद्देश्य है कि जो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, इसके संरक्षण के लिए। और नीलगिरी तहर को किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है, तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के वन्यजीव संरक्षण योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना को 1970 में इसको लागू किया गया था। हंगुल प्रोजेक्ट को भी 1970 में लागू किया गया था। और गिर सिंह परियोजना को 1972 में लागू किया गया था। जबकि बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लागू किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना को 1975 में लागू किया गया था। घड़ियाल प्रजनन परियोजना को भी 1975 में लागू किया गया था। मणिपुर थामीन परियोजना को 1977 में लागू किया गया था। और गैंडा परियोजना को 1987 में लागू किया गया था, ठीक है। वही हाथी परियोजना की बात करें तो हाथी परियोजना को 1992 में लागू किया गया था फ्रेंड्स। साथ ही साथ हाथी को भारत का विरासत पशु कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 2010 में हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। लाल पांडा परियोजना को 1996 में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल वर्तमान में RN रवि है। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, ठीक है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तमिलनाडु की फ्रेंड्स, तो अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये फ्रेंड कुछ थे महत्वपूर्ण जानकारी जो है तमिलनाडु के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो V चंद्रशेखर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। गुजरात के कैडर के IPS अधिकारी V चंद्रशेखर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। केंद्र ने 2000 बैच के IPS अधिकारी चंद्रशेखर को 5 साल के लिए CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। चंद्रशेखर जो है फ्रेंड्स CBI में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं फ्रेंड्स कि CBI का ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है, तो CBI का ध्येय वाक्य याद रखिएगा, इंडस्ट्री इमेंट्रियल इंटीग्रिटी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है CBI की, तो इसकी स्थापना हुई है 1963 के अंदर, यानी 1963 में इसकी स्थापना होती है। और भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है CBI, ठीक है, जिसके डायरेक्टर वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के कैबिनेट ने राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है फ्रेंड्स, तो इसको दिया है 65%, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार कैबिनेट ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो मौजूदा आरक्षण 55% है ना, इसको कितना करने का फैसला लिया है, तो 65% करने का फैसला लिया है, याद रखिएगा। अब ये फ्रेंड्स 65% करने के लिए मंजूरी दिया गया है। 10% जो है EWS आरक्षण पहले से ही लागू है, तो कुल मिला के अब बिहार में 75% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिहार कैबिनेट ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। इस तरह के EWS को मिलाकर कुल 75% आरक्षण का प्रस्ताव है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाने की इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखा और बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए इन्होंने एक विधेयक पेश किया था। 9 नवंबर 2023 को इन्होंने विधेयक पेश किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी बिहार में जो 75% प्रस्तावित आरक्षण है, इसको किस तरह से प्रस्तावित किया गया है उसको देख लेते हैं। पहली बात तो 4 कॉलम मैंने आपको बनाया है, एक जाति का, दूसरा आबादी, वर्तमान आरक्षण और प्रस्तावित आरक्षण। तो अनुसूचित जाति यानी SC की बात करें तो वर्तमान में इसकी कुल आबादी है 19.7%,
आरक्षण वर्तमान में कितना है तो 16% है। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो 20% करने का प्रस्तावित प्रावधान रखा गया है, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल की बात करें यानी अनुसूचित जनजाति की, तो फ्रेंड्स इसको आबादी इसकी 1.2% है। वर्तमान में आरक्षण इसका 1% था, इसको 1% और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2% करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की बात करें तो ये 27.12% इनकी आबादी है और वर्तमान में आरक्षण इसका 12% था, तो 12% ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स 36% जो है आबादी इसकी है और 18% इसको आरक्षण था और उतना ही आरक्षण लागू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ओबीसी और ईबीसी की बात करें फ्रेंड्स तो कुल मिलाकर के इसमें 63.13% इसकी क्या है, आबादी है। वर्तमान में इसको आरक्षण 30% प्रदान किया गया है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 13% और बढ़ा करके 43% कर दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को फ्रेंड्स इसकी आबादी कितनी है तो 15.52% इसकी आबादी है और वर्तमान में आरक्षण कितना है तो 10% वर्तमान में आरक्षण है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी सेम टू सेम 10% रहने का रखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ईबीसी कोटा को अगर मिला दिया जाए तो बिहार में प्रस्तावित आरक्षण कितना परसेंट बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, तो 75% तक बढ़ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाबरी अब्द कादिर किस देश की विदेश मंत्री थे जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये थे मलेशिया, यानी मलेशिया के फ्रेंड्स विदेश मंत्री थे कौन, डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर, जो अभी हाल ही में कहाँ आए हुए हैं तो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। डिटेल में बात करते हैं, मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर ने 5 से 8 नवंबर 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्दुल कादिर 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए थे। इसके दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर के बीच 6ठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की गई, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगीट और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, ये भी आपको याद रखना है। ये आप मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैप में आपको मलेशिया नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था फ्रेंड्स मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसमें कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे अगर देश की सूची में भारत का स्थान कितना प्रदान किया गया तो दूसरा प्रदान किया गया है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक सर्वेक्षण में 30 देशों के कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर भी जोर दिया गया था और भारत दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा कर्मचारी कल्याण वाला देश बना है। तुर्की 78% स्कोर के साथ सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पे है और भारत किस स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का मैंने जो करंट अफेयर्स का कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल जीता गया है। इन्होंने 80 गोल्ड मेडल जीता, याद रखिए फिर किसने गोल्ड मेडल जीता है तो 80 गोल्ड मेडल। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, तो 40वां स्थान है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है तो पंजाब ने जीता है। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मैरू मैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो अंडमान में फ्रेंड्स अभी हाल ही में म्यांमार और रूस के बीच मैरू मैक्स युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रति माह 6,000 से कम कमाते हैं, तो फ्रेंड्स 94 लाख परिवार, याद रखिएगा। सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है, तो भारत आटा को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय सेना किस वर्ष से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बड़े बेड़ों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है, तो वर्ष 2027 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य द्वारा 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 9 नवंबर को 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों द्वारा 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, तो डेनमार्क में आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में। मैं बात करूंगा स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी इसको हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज अनुच्छेद 19 से 22 की। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में बताया गया है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होना और सभा करने के लिए इसका 19B जो है ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19C के तहत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D के तहत देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी उसके लिए कोई भी वीजा नहीं लगेगा। ठीक है, 19E के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और 19G के तहत देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीने का अधिकार प्रदान करता है। और ये ऐसा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो है आपातकाल में भी इसको रद्द नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A के तहत फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण के विषय में बताया गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यानी बलपूर्वक आप किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है, यानी अनुच्छेद 24 जो है बट ये कहता है कि कारखानों में या उद्योग धंधों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है, आपको कमेंट करना है। सॉरी, मैं इसका आंसर बताने जा रहा था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, A, B, C या D। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ बताना है कि ये डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स। अगर डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने ला सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर watching।